नमस्ते बच्चों। पिछला वीडियो हॉकी का जादूगर पढ़ते समय बीच में ही किसी कारणवश वीडियो कट गया था, तो हम अभी इस वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि पहले के हर चीज़ बताई जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। मेजर ध्यानचंद अपने जीवन की ये घटना बताने के बाद, जो कि खेल के मैदान में हुई थी और किस प्रकार उन्होंने दूसरे टीम के खिलाड़ी को अच्छा सबक सिखाया, बिना उसे किसी तरह का चोट पहुंचाए उसे किस तरह से शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद मेजर ध्यानचंद इस पाठ में अपने जन्म से जुड़ी हुई बातें भी हमें बता रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। बच्चों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह सन देखिए 1904 की बात है यह, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के बहुत पहले। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और ये उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो ये 1904 की बात है और उनका जन्म हुआ था प्रयाग में, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। इलाहाबाद उसका पुराना नाम है। तो प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था और वो झांसी में रहने लगी। ये प्रयाग और ये झांसी, ये दोनों ही देखिए कहाँ पर है। यह भारत का नक्शा है। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ दूसरे पहले बनाए हुए वीडियोस में। ये है बिहार, भारत के नक्शे में। यहाँ हम हैं, यहाँ आप लोग हैं। और इसी के पास जब हम बिहार से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश यहीं पर है प्रयाग और झांसी। बिहार के नीचे देखिए झारखंड है और इसके पूर्व की तरफ वेस्ट बंगाल थोड़ा सा भाग है और नीचे यहाँ पर भी है। तो ये है उत्तर प्रदेश जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और यहीं के दो स्थानों का नाम, एक का प्रयाग है और एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है झांसी। जैसे कि बिहार में आपको कई स्थान मिलते हैं, पटना है, वैशाली है, या फिर मुजफ्फरपुर है, या फिर दरभंगा इत्यादि, समस्तीपुर, ये सब। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी प्रयाग और झांसी नाम का दो स्थान है। तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और फिर देखो 16 साल की उम्र में ही इनकी नौकरी लग गई थी साधारण सिपाही के रूप में। किसमें? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। रेजिमेंट को हम हिंदी में छावनी भी कहते हैं, यानी सैनिकों के रहने का स्थान। उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग, उनका सारा क्रियाकलाप यहीं पे होता था। तो ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का एक प्रकार था उस समय। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले वीडियो में कि इस नौकरी में खेल के साथ काफ़ी जुड़ाव था।
तो इस रेजिमेंट में हॉकी का खेल काफ़ी खेला जाता, दूसरे में कोई और खेल भी खेला जाता होगा, हमें पता नहीं है और यहाँ उसका जिक्र भी नहीं है। तो इस रेजिमेंट में हॉकी खेल का काफ़ी नाम था। यहाँ के सारे लोग हॉकी बहुत पसंद से खेलते थे और इस रेजिमेंट यानी इस छावनी के जो हेड थे मेजर तिवारी, वो बार बार इन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते और कहते कि तुम भी हॉकी खेलो। कहने का अर्थ है, देखो बच्चों, कि 16 साल की उम्र तक इन्होंने हॉकी भी नहीं खेली थी और पढ़ाई में भी उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। जब आप इनकी जीवनी पढ़ोगे तो पता चलेगा। और 16 साल की उम्र में पहले नौकरी लग जाती थी सेना में। अभी तो कोई भी नौकरी आपको 18 साल के पहले नहीं लगेगी। उस समय के नियम के हिसाब से उनकी नौकरी लग गई थी और तब से अपने सूबेदार, अपने रेजिमेंट के हेड मेजर तिवारी के कहने पर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और उनके छावनी में यानी उनके रेजिमेंट में हॉकी के खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जब चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते थे। तो वे जी तोड़ मेहनत किए और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं कि कितने अच्छे खिलाड़ी बने हुए। लेकिन जब वो शुरू किए थे तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था। 16 साल की उम्र में वो बिल्कुल नौसिखिया खिलाड़ी थे हॉकी के। नौसिखिया का अर्थ होता है जो कि सीख रहा हो, लर्नर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। एकदम बिगनर्स जो होते हैं, बिल्कुल नहीं आता था तो सीख रहे थे। लेकिन उनके लगन और मेहनत के कारण, देखो इसमें क्या लिखे हैं वो, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान किसका? हॉकी टीम का। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था, जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में ही कर दिया था। सेना में भी उनका पोस्ट ऊंचा हो गया था और हॉकी में भी वो कैप्टन बन गए थे। ओलंपिक खेल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये जो सन आप देख रहे हैं 1936, यह देश की आज़ादी के पहले का समय है ये। तो चलिए एक बार इसे पूरा कर लेते हैं, फिर समझाती हूँ। उस समय में सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना संस्मरण भी इसी नाम से लिखा है। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। हॉकी का जादूगर का अर्थ है कि सारा जादू, सारा करामात जो है यही करते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। बच्चों, इसमें यहाँ तक मैं आपको बता चुकी कि यह देश की आज़ादी के पहले की बात है, जब हमारा देश गुलाम था। उस समय उन्होंने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये बर्लिन ओलंपिक क्या है? मैंने आपको ओलंपिक के बारे में बताया और दो प्रकार का ओलंपिक बताया था मैंने आपको, शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। चलिए उस पर वापस चलते हैं। देखिए, ये ओलंपिक के दो प्रकार हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन ओलंपिक ज़्यादातर यह फरवरी महीने में होता है और ग्रीष्मकालीन यह जुलाई से अगस्त महीने में होता है। 4 साल के अंतराल पे, 4 साल के अंतराल पर, यानी उतने दिनों के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाता है। 4 साल के अंतराल पर शीतकालीन ओलंपिक भी खेला जाता है, यानी हर 4 साल पे फरवरी महीने में शीतकालीन ओलंपिक होता है। हर 4 साल पर
जुलाई से अगस्त महीने में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। इतना बड़ा आयोजन जिसमें विभिन्न देशों के कितने प्लेयर्स आते हैं, कितने खिलाड़ी आते हैं, कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इतना बड़ा आयोजन किस स्थल पे किया जाए, इसका चुनाव पहले ही ओलंपिक के टीम, इसका एक बहुत बड़ा ये आयोजक रहते हैं, इसमें बहुत से मेंबर सदस्य हैं, इस बात को पहले ही तय करके रखते हैं कि किस स्थान पर यह होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर में यानी भविष्य में शीतकालीन ओलंपिक जब फरवरी में खेली जाएगी तो वह 2026 में इटली में खेला जाएगा। इटली एक देश है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जब 2020 तो हो चुका ये, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। अब यह 4 साल बाद यानी 2024 में पेरिस यानी कि फ्रांस में खेला जाएगा। फ्रांस एक देश है और पेरिस उसकी राजधानी है। तो यह तय होता है। तो बच्चों, नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता था वह 2020 के ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीता था और यह ओलंपिक टोक्यो में खेला गया था, जो कि जापान की राजधानी है। तो इसे हम टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। आने वाले समय में 2024 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा तो यह पेरिस में खेला जाएगा, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसे हम पेरिस ओलंपिक भी कहेंगे। तो ये सारे स्थान हैं जहाँ पे जो भी साल यहाँ पे आप देख रहे हैं उस साल का ओलंपिक इस स्थान पे खेला गया था। जैसे कि टोक्यो कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी धरती है और यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष की इस दिशा में जाने पर यहाँ जापान आता है। देखिए, भारत यहाँ है और जापान यहाँ पर है। जापान, ऐसे तो ये छोटा सा बॉल, जितना फुटबॉल से भी छोटा बॉल लग रहा है, आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा, जब इतनी छोटी हमारी धरती लग रही है तो जापान इतना छोटा लग रहा है। तो धरती को जब बड़ा करेंगे तो जापान और हमारा भारतवर्ष भी कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये है जापान, काफ़ी दूरी है, यहाँ से मत नापिएगा। और देखिए, ये जापान है जिसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। भविष्य में 2024 में पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। देखिए फ्रांस कहाँ पे होगा। यहाँ फ्रांस है और इसकी राजधानी पेरिस है, यहाँ होगा। इटली देखिए यहाँ जो हो चुका है। चाइना तो आप जानते हैं हमारे भारत के ऊपर में ही उसका नक्शा है। ब्राज़ील, साउथ कोरिया जापान के पास ही था। साउथ कोरिया यहाँ है। आप हो सके तो एक एटलस ले लें या फिर नेट से भी इस तरह से मैप देखते रहें, तो आपके लिए कुछ भी समझना, जो भी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हो, समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ये सारे जगह मिल जाएंगे जब आप खोजेंगे तो।
वर्ष। तो जब 2036 में बर्लिन ओलंपिक खेला गया था तो यह बर्लिन में आयोजित हुआ था। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। तो जर्मनी देश में, और वहाँ हिटलर थे। मैं एक घटना का जिक्र कर दूँ, हिटलर बहुत ही क्रूर तानाशाह थे और जो कहते थे उनकी बात काटने का साहस कोई नहीं कर पाता था, और यदि कोई करता तो उसे साक्षात मृत्युदंड ही मिलता था। तो वहाँ पे आयोजित किया गया था, और चूँकि खेल में युद्ध और क्रूरता की जगह नहीं होती है, इस बात का सम्मान हिटलर ने भी रखा था। तो वो जब मेजर ध्यानचंद का खेल देख रहे थे हॉकी में, जहाँ वो कैप्टन बनकर गए थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इंसान इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। ज़रूर इसमें कोई ट्रिक है, कोई जादू है। उन्होंने इनकी जो हॉकी स्टिक है कई बार चेंज करवाई, कई बार बदलवाई, और अंत में इनके जो खेलने का तरीका है उसके कायल हो गए, और इसके जो फैन कहते हैं फैन बन गए, और बहुत प्रसन्न हुए थे हिटलर भी। और तभी से इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू हो गया। इनका नाम पड़ गया हॉकी का जादूगर। वहाँ पर ये हॉकी में जीते, और जाहिर सी बात है ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला, और हमारा देश उसमें गुलाम था। तो गुलाम देश होते हुए भी ये स्वर्ण पदक जीत कर पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किए। ये बड़े सम्मान की बात है। इनका यह जो कृत्य है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि हिटलर ने इन्हें बहुत बड़ा एक ऑफ़र दिया था कि आप हमारे देश के नागरिक बन के हमारी तरफ से खेलें, भारत को छोड़ दें। लेकिन गुलाम देश में रहते हुए भी, और बहुत ज़्यादा का ऑफ़र मिलने के बाद भी इन्होंने हिटलर का प्रस्ताव जो है बड़े सम्मान के साथ ठुकरा दिया था। तो हम सब भारतवासी इनके ऋणी रहेंगे। इन्होंने देश का नाम काफ़ी गौरव बढ़ाया था, नाम काफ़ी ऊंचा किया था। देखिए इनकी खेल भावना कितनी अच्छी है कि ये चाहते तो हर गोल ये खुद ही कर सकते थे, क्योंकि इन्हें तो जादूगर ही कहा जाता है। लेकिन ये चाहते थे कि मेरे दूसरे बंधु मित्र खिलाड़ी जो हैं उन्हें भी इसका श्रेय मिले कि उन्होंने गोल किया है। गोल पोस्ट तक गोल पहुंचाने का काम ये कर देते थे, और अपने साथी खिलाड़ी को मौका देते थे कि वो गोल करने का श्रेय ले ले। जो खिलाड़ी जितना गोल कर पाता है, जीत का श्रेय, जीत का सेहरा उसी के सर जाता है। उसी को यह क्रेडिट दिया जाता है कि इसी खिलाड़ी की वजह से जीत मिली, और जाहिर सी बात है उसका सम्मान बहुत बढ़ेगा। तो ये सारा सम्मान अपने हिस्से में ना लेकर अपने दोस्तों में, अपने अन्य खिलाड़ियों में भी बांटना चाहते थे। और हार और जीत को ये सिर्फ अपनी हार और जीत नहीं मानते थे, बल्कि वे पूरे देश की मानते थे। और जब कोई खिलाड़ी ऐसा मानता है कि यह सम्मान हमारे देश का है, हमारी जगह का है, तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और वो खेल पे अधिक ध्यान दे पाता है और मेहनत से खेल पाता है। तो ये सारे गुण जो हैं वो मेजर ध्यानचंद में हमें देखने को मिलते हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस पाठ से हम कई नई चीज़ें जान पाए, जैसे कि ओलंपिक के विषय में, नई मात्रा के विषय में, हॉकी खेल के विषय में, और इतने बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के विषय में भी जान पाए। थोड़ी बहुत जानकारी हमें आर्मी जैसी नौकरी आदि के बारे में भी हुई। और मेजर ध्यानचंद पहले एक खेल का नाम शायद आपने सुना होगा, खेल पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। उसका भी नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, क्योंकि राजीव गांधी एक राजनीतिज्ञ थे, वो खेल से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। तो लोगों का कहना था कि खेल से जुड़े हुए महान जो व्यक्ति हैं उनके नाम पे खेल से जुड़े हुए पुरस्कार भी होने चाहिए। तो यही करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे उस खेल का नाम, उस खेल पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। एक और रोचक बात मैं इनके बारे में बता दूं आपको कि इनका असली नाम ध्यान सिंह था, चंद नहीं था। लेकिन चूँकि ये कठिन परिश्रम करते थे, चांदनी रात में भी
प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते थे खेल का, इसलिए इनके नाम के साथ चंद जोड़ दिया गया, ध्यानचंद। तो इनका अब ये ध्यानचंद नाम पहले नहीं था, इनके कठिन मेहनत को देखकर के कारण इनका नाम ध्यानचंद पड़ा, चांदी रात में अभ्यास करने के कारण। मेजर के पोस्ट तक ये पहुँचे थे, इसलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेना में बहुत से पोस्ट होते हैं, और जैसे जैसा ये खेल में आगे बढ़ते जाते थे, सेना में भी इनकी रैंकिंग उतनी अच्छी होती जाती थी। तो इन्होंने अपने मेहनत, लगन और सद्भावना के कारण खुद ही भी सम्मान पाया, आज भी पा रहे हैं, और देश का नाम भी बहुत ऊंचा किया। तो इनकी ज़िंदगी से, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम यहीं अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार को कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, या फिर इसके प्रश्न उत्तर को यदि करना चाहते हो तो भी मुझे बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। बाय।